ओके, तो ABL ट्री हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट ABL ट्री में इंसर्शन और डिलीशन हमने अभी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, सो इंसर्शन एंड डिलीशन इन ABL ट्री, सॉरी, तो जब आप APL ट्री में इंसर्ट करते हैं, एक नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक ए सर्च। ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्शन के लिए, you need to find the proper place for the key to be inserted। ओके, तो जो की हमें इंसर्ट करना है उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस आइडेंटिफाई करना होगा। सो वो आप सर्च के थ्रू कर सकते हैं। जब आपको प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा देन यू कैन इंसर्ट द नोड इनटू द ट्री। लेकिन जैसे ही आप नोड को ट्री में इंसर्ट करते हैं, इट मे बी द केस दैट कि आपका जो ट्री है वो अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप इंसर्शन तो करते समय तो ध्यान रख रहे हैं कि हाइट जो है BST की जो प्रॉपर्टी है, सर्च प्रॉपर्टी, वो मेंटेन रहे। बट आपको अकेले सर्च प्रॉपर्टी का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको जो ट्री है उसकी हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी है उसे भी मेंटेन रखना है। ओके, तो दैट मीन्स इंसर्शन के पहले अगर एक नोड जो है जो ट्री आपका ABL था, तो इंसर्शन के बाद भी ABL ही रहना चाहिए। हाँ, तो लेट्स सी कि ये कैसे हम इंश्योर करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको वैसे याद है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि मैं रोटेशन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक इंसर्शन के बाद एक नोड इम्बैलेंस हो सकता है। ओके, और वो जो इम्बैलेंस है, जब भी आप एक नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो नोड, जिस नोड के अंडर में एक नए नोड को इंसर्ट किया है, तो पेरेंट नोड और उसके एंसेस्टर्स में से कोई भी नोड इम्बैलेंस हो सकता है, और फिर आपको उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप एक नोड ऐड कर रहे हैं तो पेरेंट नोड की हाइट बढ़ेगी, और जब पेरेंट नोड की हाइट बढ़ेगी तो पेरेंट की भी हाइट बढ़ेगी, एंड सो ऑन, और दिस प्रोसेस में कंटिन्यू, और अप टू रूट तक नोड्स की हाइट बढ़ सकती है, और इसलिए मल्टीपल नोड्स अप टू द रूट अनबैलेंस हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंसर्शन कैसे करेंगे हम, और फिर इंसर्शन के बाद अगर नोड अनबैलेंस होता है तो उसे कैसे बैलेंस करेंगे। सो लेट्स अज्यूम दैट कि यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू नोड। न्यू नोड, जो भी नोड है वो किसी के चाइल्ड के तौर पर ऐड होगा, तो एज ए चाइल्ड ऑफ नोड बी। ठीक है, सो आपने जो नोड है V के चाइल्ड के तौर पर एक नए नोड को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इंसर्शन के बाद क्या हो सकता है, V में बिकम इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि V की हाइट बढ़ जाएगी, तो V में बिकम अनबैलेंस्ड। ओके, नेसेसरी नहीं है कि वो अनबैलेंस्ड हो। सिमिलरली पेरेंट ऑफ B may become unbalanced, sorry, एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस है अप टू रूट तक जा सकती है अनबैलेंस होते होते होते। तो तो रोटेशन करने से पहले जब भी हमें लगता है कि इंसर्शन हुआ है, ट्री अनबैलेंस हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, V से ऊपर तक ट्रैवल करते हुए जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नोड अनबैलेंस हुए हैं।
सो नाउ जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो हम वी के पेरेंट्स तक जो वी से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे ब्रांच में, एक पर्टिकुलर जिस ब्रांच में वी ऐड हुआ है उसमें, और फिर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट नोड जिसका ग्रैंड पेरेंट अनबैलेंस हुआ हो. लेट मी रिपीट अगेन. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट what we do. We travel up to the tree from V until we find the first node. Let's call it this node X, first node X, such that its grandparent let's call it Z is unbalanced. Okay, and obviously हम x के ग्रैंड पेरेंट की बात कर रहे हैं तो x का पेरेंट भी होगा. सो let y is the पेरेंट ऑफ x. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली. जब भी आप रोटेशन के लिए प्लान करेंगे तो सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नोड्स को आइडेंटिफाई करना है. पहली चीज़ आपको क्या करना है, एक ऐसा नोड आइडेंटिफाई करना है जिसका ग्रैंड पेरेंट अनबैलेंस हुआ है. नाउ समटाइम्स वी खुद जो है आपका जो है एक्स हो सकता है. सो जो भी नोड जिसका ग्रैंड पेरेंट फर्स्ट टाइम जो है ना आपको मिला है, तो आप उसे जो भी फर्स्ट अनबैलेंस नोड है आप उसे जेड मार्क कर देंगे, जेड के चाइल्ड को वाई मार्क कर देंगे, और वाई का चाइल्ड होगा उसे एक्स मार्क कर देंगे. ओके, सो आपके पास 3 नोड्स होंगे आइडेंटिफाइड, एक्स वाई जेड. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो हम इंसर्शन को समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं एक ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें फिर हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे रोटेशन को. तो सपोज दैट कि x एक नोड था, जैसे मैंने कहा कि x जो नोड है, x का पेरेंट y है एज पर दिस अजम्पशन जो हमने माना है, और देन z. एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग, z इज द फर्स्ट नोड दैट हैव बिकम अनबैलेंस्ड. ठीक है, so Z is unbalanced. so हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली x के एक सब ट्री में हमने कहीं पर V नोड ऐड किया हुआ है. ओके, और V नोड किया है तो V नोड ऐड होने पर हो सकता है Z जो फर्स्ट नोड है वो अनबैलेंस हुआ था, और Z का चाइल्ड Y है और Y का चाइल्ड X है. ठीक है, तो दैट मीन्स X का हमें क्या चाहिए था, X उस नोड को मार्क करते हैं जिसका ग्रैंड पेरेंट अनबैलेंस हो, या जो अनबैलेंस नोड है उसका ग्रैंड चाइल्ड X होता है और उसका पेरेंट Y होगा और देन Z होगा. तो आपको X Y Z ये 3 नोड आइडेंटिफाई करने हैं. V जो है इस केस में एक नया नोड है जहाँ इंसर्शन हुआ था, तो V एक्चुअली X के सब ट्री में ऐड हुआ है कहीं पर. तो हो सकता है ये डायरेक्टली x से जुड़ा हुआ हो या उसके ब्रांचेस में ऐड हो जा करके. ओके, सो लेट्स कॉल दिस ट्री सब ट्री एज T1. एंड ओबियसली x का एक x बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो x कैन हैव अनदर सब ट्री ऑल्सो, राइट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्री तो है, तो राइट सब ट्री भी हो सकता है. एंड लेट्स से राइट सब ट्री जो है उसका नाम T2 है. तो y का ये लेफ्ट सब ट्री है, तो y का राइट सब ट्री भी हो सकता है. तो लेट्स कॉल इट राइट सब ट्री जो है इट इज़ T3. एंड Z के लेफ्ट सब ट्री तो ये है, तो Z का राइट सब ट्री भी हो सकता है. एंड लेट्स कॉल इट राइट सब ट्री ऑफ Z इज T4. ओके, सो दिस इज द सिनारियो. नाउ वी नीड टू आर्ग्यू अबाउट द हाइट्स ऑफ दीज नोड्स. नाउ सपोज दैट कि ये जो ट्री था जिसमें V ऐड हुआ, तो इस ट्री की पहले हाइट h थी और अब बढ़ करके कितनी हो गई है, क्योंकि
H+1 हो गई होगी, एक नोड ऐड हुआ है ना, तो ओबियसली इस सब ट्री में कहीं पर लीफ के तौर पर एक नोड ऐड हुआ है, तो अज्यूम करते हैं कि इस ट्री की हाइट बढ़ गई है। अगर हाइट नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर जेड अनबैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि जेड अनबैलेंस क्यों हुआ होगा कि इस सब ट्री की हाइट बढ़ी इसलिए एक्स की हाइट बढ़ी, और एक्स की हाइट बढ़ी है इसीलिए वाई की भी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, और वाई की हाइट बढ़ने से जेड की हाइट इंक्रीमेंट हुई है। लेकिन हो सकता है हाइट बढ़ने पर भी एक्स और वाई बैलेंस रहे लेकिन जेड अनबैलेंस हुआ है। तो हाइट तो बढ़ी हुई है, ये ध्यान रखना है, ये लॉजिक हम इसको यूज करेंगे कि एक्स की भी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, वाई की भी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, और जेड की भी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है। तीनों नोड्स जो है इनकी हाइट्स बढ़ी हैं। सो ओबियसली ये एक्स की हाइट कब बढ़ेगी, जब ये सब ट्री की हाइट इंक्रीज हो, अज्यूमिंग दैट कि ये ट्री हैवियर है। ओके अगर ये ट्री हैवी होता तो फिर नोड अगर यहाँ ऐड होता भी तब भी एक्स की हाइट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये जो नोड है इसकी हाइट किस पर डिपेंड करेगी, जो सब ट्री इनमें से हैवी होगा। क्योंकि हाइट क्या होती है एक नोड की, उसके दो चाइल्ड अगर हैं तो जो हायर हाइट वाला चाइल्ड है उसमें सम करके एक एक्स ऐड करके हम हाइट निकालते हैं। तो ओबियसली ये जो सब ट्री है T1 इसकी हाइट T2 से ज़्यादा है, ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके आर्गूमेंट मैंने आपको बता दिया क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर T1 की हाइट ज़्यादा नहीं है, T2 की अगर ज़्यादा है सपोज दैट, तो क्या होगा, एक्स की हाइट नहीं बढ़ेगी, बराबर भी हो सकती है, बराबर होने पर भी हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, तो T1 और T2 दोनों जो ट्री हैं इनकी हाइट या तो बराबर रही होंगे या T1 की ज़्यादा होगी। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि T1 की हाइट h है, लेकिन एक नोड ऐड होने पर T1 की हाइट h+1 हो गई। नाउ अज्यूमिंग दैट कि x जो है ना अनबैलेंस नहीं हुआ है, तो T2 की हाइट क्या क्या हो सकती हैं, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ T2? ABL ट्री की प्रॉपर्टी को याद रखते हुए बताना है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए सो लेट मी टेल यू, सपोज दैट चूंकि x बैलेंस है ना, x बैलेंस है और हमने माना है कि ये T1 की हाइट h थी। T1 की हाइट जब h थी तो ओबियसली x बैलेंस है, तो दोनों की हाइट में डिफरेंस 0 का हो सकता है या 1 का हो सकता है या -1 का हो सकता है। सो T2 के लिए पॉसिबल हाइट्स क्या हैं, अगर हम माने कि ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो T2 के लिए पॉसिबल हाइट क्या है, एक तो h हो सकती है, सो डिफरेंस 0 रहे, डिफरेंस +1 है इसका मतलब हाइट h+1 हो सकती है, डिफरेंस -1 है इसका मतलब हाइट h-1 हो सकती है। सो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं हाइट्स की इस सब ट्री के लिए। जैसे h-1 अगर हाइट होगी और इसकी h है तो डिफरेंस कितने का है, h-1 प्लस का +1 का, या इस h तो h हाँ +1, अगर दोनों की हाइट h है तो डिफरेंस 0 और h-h+1 तो -1 हाइट का डिफरेंस रहेगा। तो दैट मीन्स इस तीनों हाइट्स पॉसिबल हैं इस ट्री के लिए। लेकिन अभी हमें देखना है कि जब हम इस सिनारियो में बात कर रहे हैं तब एक ही हाइट होगी, कोई सी एक हाइट होगी, तो हमें देखना है कौन सी हाइट पॉसिबल नहीं हो सकती। नाउ अज्यूम करिए क्या अगर इस ट्री की हाइट h थी और इसकी हाइट h+1 है, दैट मीन्स T1 की हाइट क्या मानी हमने, h, और T2 की हाइट ओल्डर हाइट की बात कर रहे हैं, और उस टाइम पर T2 की हाइट लेट सपोज h थी, दोनों की हाइट h है। ओके तो इसमें ट्री की हाइट बढ़ेगी, इसमें एक नोड ऐड हुआ तो h+1 हो गई, है ना, और सो दैट मीन्स ये हाइट पॉसिबल है h T2 की, सारे आर्गूमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। सो पॉसिबल हाइट h है, एक वैल्यू ये पॉसिबल है। क्या h-1 पॉसिबल है T2 की हाइट, पहले अगर T1 की हाइट मान लीजिए h हमने मानी थी, जो कि बाद में बढ़ करके h+1 हो गई, T2 की हाइट अगर हम h-1 मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर T2 की हाइट h-1 है तो अब एट प्रेजेंट T1 की हाइट h+1 हो गई है और T2 की हाइट h-1 है, तो आप देखेंगे दोनों की हाइट में डिफरेंस कितने का हो गया, इंसर्शन के बाद 2 का हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया ना, और 2 का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, x अनबैलेंस हो गया है।
क्योंकि जब इन दोनों सब ट्रीज की हाइट में 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब x अनबैलेंस है। लेकिन अभी हमने क्या माना था कि x जो है ना अनबैलेंस नहीं है, z अनबैलेंस है। फर्स्ट नोड जो अनबैलेंस हुआ है वो z है, y और x बैलेंस्ड है इंसर्शन के बाद भी। हाइट इनकी बड़ी है ये मानते हैं, बट ये दोनों अभी भी बैलेंस्ड है। सो दैट मीन्स h-1 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या h+1 पॉसिबल है? अगर हाइट h+1 मानते हैं हम कि t1 की हाइट मान लो पहले h थी जो कि बढ़ के h+1 हो गई, t2 की हाइट जो है पहले से ही h+1 थी, तो अगर आप देखें तो दोनों की हाइट में डिफरेंस कितने का है? 0 का। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं मानता हूं कि ये हाइट h है और ये h+1 है, तो इसमें एक नोड ऐड होने पर दोनों की हाइट h+1 हो गई, दोनों ट्री बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, मतलब सेम हाइट के हो गए, बैलेंस नहीं मतलब दोनों सेम हाइट के हो गए। तो फिर x की हाइट में इंक्रीमेंट कहाँ होगा? क्योंकि अगर हम मान रहे हैं t2 की हाइट पहले से h+1 थी तो x की हाइट h+2 रही होगी। क्यों? क्योंकि जो x की हाइट है वो हायर सब ट्री पर डिपेंड करती है, और हम कह रहे हैं यहाँ h थी अब h+1 हो गई है, तो ऑब्वियसली x की हाइट में चेंज ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर इसमें नोड हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 ट्री थे, एक नोड है, इसका सब ट्री की हाइट h है और इस सब ट्री की हाइट h+1 है। अगर मैं यहाँ पर एक नोड ऐड कर देता हूँ तो यहाँ भी हाइट h+1 ही रहेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप पहले बारे में देखें तो इसकी हाइट h+2 रही होगी। लेकिन सो मैं अब हैवियर ट्री में नहीं जोड़ते हुए स्मॉलर सब जो लेस हैवियर ट्री है, सब ट्री है नोड का, उसमें मैं एक नोड ऐड कर रहा हूँ, तो इस सब ट्री की हाइट तो बढ़ गई, लेकिन इसकी बढ़ने की वजह से जो x है, मतलब जो पेरेंट नोड है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है ना। तो ये हमारे उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट है या अजम्पशन के अगेंस्ट है कि x की हाइट में इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स h+1 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो t2 की हाइट कितनी हो गई? h, और t1 की हाइट पहले h थी अब h+1 हो गई है। तो अब मान लेते ऑब्वियसली h और h सेम थी, अब h+1 हाइट है अगर करंट, तो x की हाइट कितनी रही होगी? h+2। ठीक है ना, x की हाइट कितनी हो गई, कितनी है? पहले h+1 थी, क्योंकि h और यहाँ h दोनों हाइट h हैं, तो ओबियसली x की हाइट h+1 रही होगी पहले। तो पहले h+1 थी, अब बदल करके हो गई h+2, ये याद रखना है। तो आप देख रहे हैं ये लॉजिक सेटिस्फाई भी हो रहा है, हमारा x की हाइट बड़ी है लेकिन इनबैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी हाइट अब प्रेजेंटली h+1 है और इसकी हाइट h है, एक का डिफरेंस है, तो x अभी भी बैलेंस है और x की हाइट में इंक्रीज ही भी हुआ है। ओके, सो बाय दिस लॉजिक हमने इन दोनों की हाइट डिसाइड कर दें। नाउ अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि x की हाइट बड़ी है और फिर हम कह रहे हैं कि y की भी हाइट बड़ी है ना। तो जब x की हाइट बढ़ी है और y की हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? y की हाइट इस पर डिपेंड कर रही थी, कौन पर? x पर। तो ऑब्वियसली x पर जब डिपेंड है तो y की हाइट, जब x की हाइट h+1 थी तो y की हाइट h कितनी रही होगी? h+2, और अब बढ़कर के कितनी हो गई है? h+3। क्योंकि हम मान रहे हैं ना कि y की हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले h+1 थी x की हाइट, इसीलिए y की हाइट h+2 थी, अब x की हाइट h+2 हो गई है, इसलिए y की हाइट बढ़कर के h+3 हो गई है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ t3? t3 की हाइट क्या होना चाहिए? नाउ आप इस सब ट्री पर ध्यान देना है आपको। ये सब ट्री की हाइट, पुरानी हाइट h+1 थी, तो इसकी हाइट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? h+1 है तो 1 का डिफरेंस मतलब h हो सकती है ना, h-1 नहीं हो सकती, h+1 हो सकती है या h+2, 3 पॉसिबल वैल्यू है ना, तभी तो डिफरेंस h+1 से इसकी हाइट h रही हो, सो 1 का h+1 माइनस h 1 का डिफरेंस रहेगा, h+1 अगर है तो 0 का डिफरेंस रहेगा, इसकी हाइट h+1 है, इसकी h+2 है, तो -1 का डिफरेंस रहेगा। तो दैट मीन्स t3 के लिए ये 3 पॉसिबल हाइट्स हैं। तो अब हमें देखना है करेंटली t3 की इनमें से कौन सी हाइट पॉसिबल है, अपने जो हमारी एजम्पशंस है उसमें कौन सी हाइट फिट बैठ रही है, दैट वी नीड टू डिसाइड। ओके, सो अगर हम माने कि हाइट h थी t3 की और इसकी हाइट h+1 है,
तो क्या ये हमारे आर्गूमेंट को फिट बैठेगा? हाइट h है, अब इसकी h+2 हो गई, तो मतलब ये हो गया कि ये सब ट्री की हाइट h+2 है और इस सब ट्री की हाइट h है, तो दैट मीन्स y अनबैलेंस हो गया। लेकिन हमें मालूम है, हमने माना है y तो अनबैलेंस है ही नहीं है, तो दैट मीन्स h इज़ नॉट पॉसिबल, ये हाइट पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट h+1 h+2? h+2 देखते हैं, इसकी हाइट h+1, इसकी हाइट h+2 है अगर T3 की, तो क्या होगा कि आपने इस नोड को मैं इसमें ऐड किया, तो ओबियसली जो y की हाइट है वो x की हाइट पर डिपेंड नहीं करेगी अब, क्योंकि यहाँ h+1 है और यहाँ T3 की हाइट h+2 है, तो T3 की हाइट पर y की हाइट डिपेंड करेगी, मतलब h+3 रही होगी, तो ये x की हाइट बढ़ने से भी y की हाइट में इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, और हमें मालूम है कि इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स ये हाइट भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट हाइट बचती है कौन? h+1, तो h+1 होगी, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, अगर इसकी हाइट h+1, इसकी भी हाइट h+1 है, दोनों सेम है, लेकिन अब इसमें एक नोड ऐड हुआ तो ये h+2 हो गई, और जब h+1 और h+1 थी तो इसकी हाइट h+2 थी, और अब बढ़कर h+2 की वजह से इसकी h+3 हो गई है ना। सो ये जो h है T3 है, इसकी हाइट कितनी है? h+1, ठीक है। नाउ y की हाइट h+2 से h+3 हुई है, सो ये जो सब ट्री है y जिसका रूट है, तो इस सब ट्री की पुरानी हाइट कितनी थी? h+2, और नई हाइट हो गई है h+3। नाउ अब इसके बेस पर हमें बताना है कि z की हाइट क्या है प्रेजेंट और पहले क्या थी, और T4 की हाइट क्या है। ओके, सो अब हमें मालूम है कि y की हाइट बढ़ी है, वह y की हाइट बढ़ने की वजह से ही z की हाइट बढ़ी है, तो दैट मीन्स z की हाइट किस पर डिपेंड कर रही थी? y पर, ना कि T4 पर। ओके, सो फॉर बाय दिस लॉजिक, अगर पहले y की हाइट h+2 थी तो z की हाइट रही होगी h+3, और अब इंक्रीज होने की वजह से, y की हाइट बढ़ने की वजह से z की हाइट हो गई होगी h+4, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर देखें, ये जो सब ट्री है जिसका रूट y है, इसकी हाइट पहले h+2 थी, अब h+3 है, तो T4 की हाइट क्या होना चाहिए? तो ओबियसली T4 की हाइट, पुरानी हाइट की बात करें अगर, जब ये h+2 थी, तो यहाँ कितनी पॉसिबल है? h+1 या h+3, और h+2 से h नहीं हो सकती, h+1 पॉसिबल है, h+4 होगी तो पहले से ही जेड अनबैलेंस था, हाँ h+2, 3 पॉसिबल हाइट्स हैं। h+1, तो दैट मीन्स h+1 और h+2, ठीक है, हाइट का डिफरेंस 1 का है, अगर 2 है तो 0 का डिफरेंस है, अदरवाइज -1 का डिफरेंस है। अब हमें देखना है इन तीनों में से कौन सी हाइट एप्लीकेबल है करंट सिनारियो में T4 के लिए। ओबियसली क्या हाइट h+1 हो सकती है T4 की? या हम एक काम करते हैं, h+3 के साथ पहले बात करते हैं। अगर T4 की हाइट h+3 है पहले वाली, और इसकी हाइट h+2 थी, तो y की हाइट बढ़ने पर z की हाइट नहीं बढ़ेगी और z अनबैलेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा हाइट का है, तो z की हाइट T4 पर डिपेंड करेगी, ना कि y पर। तो ये अजम्पशन जो हमारी कि T3 जो हाइट है ये रॉन्ग है, T4 की हाइट T3 नहीं हो सकती, h3 नहीं हो सकती, h+3 सॉरी। ओके, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर h+3 है और इसकी हाइट h+2 थी पहले, तो z की हाइट T4 पर डिपेंड कर रही होगी, तो अगर y की हाइट बढ़ेगी भी तो z की हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं है y पर। ओके, सो h+3 नहीं हो सकती, h+2 हो सकता है क्या? h+2 पॉसिबल है, अगर h+2 थी तो दोनों में हाइट का डिफरेंस जो था h+3, सो अब y की हाइट h+3 हो गई है, और करंट अगर हम मानते हैं अब T4 की हाइट h+2 है, इसका मतलब z बैलेंस है ही नहीं है, बैलेंस है z, तो दैट मीन्स h+2 भी हम नहीं मान सकते। सो हाइट क्या बचेगी? एक ही ऑप्शन बचता है फिर, दैट मीन्स T4 की हाइट है h+1, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट्स हैं इसके बेस पर। तो अब z की हाइट कितनी हो गई? h+3 से बढ़कर के h+4। सो लेट मी राइट दिस ऑल दीज हाइट्स अगेन एट अनदर प्लेस, सो दैट हम अब रोटेशन को के बारे में बात करेंगे इसके। तो z आपका
रूट नोड है इस केस में इस सब ट्री का, देन y है, देन वी हैव x, और z का सब ट्री है t4, जिसकी हाइट हमने मानी है, मतलब मानी क्या है, आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग h+1 होना चाहिए, है ना। लेट्स ड्रॉ इट, पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। x के दो सब ट्रीज हैं, लेफ्ट वाला जिसे हम t1 बोल रहे हैं, राइट सब ट्री t2 है, t2 की हाइट h है, और इसकी हाइट h थी पहले और बढ़ कर के h+1 हो गई। इसी में हमने एक नोड ऐड किया हुआ था w, लेट्स अज्यूम w इज देयर। x की हाइट पुरानी h+1 थी जो कि बढ़ के h+2 हुई, y की हाइट h+2 थी जो कि बढ़ के h+3 हो गई, ओके। और इसकी वजह से z की जो पुरानी हाइट थी वो h+3 थी लेकिन बढ़ कर के h+4 हो गई। और अभी हम देखें तो करेंटली h+3 और h+1 अनबैलेंस है z, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेशन करना पड़ेगा। तो ये जो नोड है, इसमें जो ट्री है, इसमें रोटेशन होगा ये इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं, यू कैन से दैट इट इज ए राइट रोटेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ रोटेशन कर रहे हैं। एरो का डायरेक्शन है ये राइट साइड है और राइट रोटेशन है, और इसको रोटेशन को हम लिखते हैं, इसमें इन तीनों में मिडिल की वैल्यू कौन होगी, कौन सी वैल्यू मिडिल होगी, विच वन इज द मिडिल वैल्यू, एक्स वाई जेड में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वो कौन है, और मिडिल कौन है। सर्च प्रॉपर्टी देख के आसानी से बता सकते हैं आप, बताइए। हेलो, गुड, हाँ, y विल बी द मिडिल की, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग y लेफ्ट में है, y के लेफ्ट में x है, दैट मीन्स x इज द स्मॉलेस्ट, देन z के लेफ्ट में y है, दैट मीन्स z जो है, z y से बड़ा है, दैट मीन्स, और y जो है x से बड़ा है, तो ऑब्वियसली y इज द मिडिल वैल्यू। तो रोटेशन जब लिखते हैं, तो रोटेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे रोटेशन yz बोलते हैं। रोटेशन मिडिल की को लिखते हैं और फिर हायर की को लिखते हैं, रोटेशन yz। अभी जो रोटेशन होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेशन करेंगे, राइट साइड रोटेशन करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ अगेन। सो राइट साइड जब रोटेशन करेंगे तो y ऊपर जाएगा और z नीचे चला जाएगा, है ना। ये जो सब ट्री है इसको हम रोटेट कर देंगे, तो z जो ना रोटेट होकर के आगे जाएगा, दैट मीन्स राइट साइड में और चला जाएगा, और y ऊपर जाएगा, y ऊपर होगा, z नीचे चला जाएगा रोटेशन की वजह से। सो दैट मीन्स y विल बिकम द रूट, इस सब ट्री के केस में ध्यान रखना है, इस सब ट्री में पूरे में। नाउ ये ध्यान रखना है, जेड के और फर्दर एंसेस्टर्स हो सकते हैं, तो हम अभी लोकली रोटेशन कर रहे हैं, जेड के एंसेस्टर्स के साथ हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल इस सब ट्री में चेंज कर रहे हैं जो आपको मैंने दिखाया हुआ है इतना ट्री। तो वाई जो है ना प्रमोट हो जाएगा, मिडिल की ऊपर चली गई जेड, तो ऑब्वियसली जब वाई ऊपर चला गया तो जेड राइट में होना चाहिए वाई के, सो दैट मीन्स जेड राइट में आ गया वाई के, ठीक है। और ऑब्वियसली y जो है ना x से लार्जर है, दैट मीन्स x स्मॉलर है y से, तो y के लेफ्ट में x होना चाहिए, सो दैट मीन्स x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं y प्रमोट हो गया, z डिमोट हो गया, और z के राइट में जो सब ट्री था वो एज इट इज रहेगा t4, ठीक। नाउ x का जो सब ट्री था, लेफ्ट सब ट्री t1, वो x के एक मिनट, हमने y का सब ट्री नहीं ड्रॉ किया, मैंने y का राइट सब ट्री t3 छूट गया है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ t3 हियर अगेन, ओके। तो x के सब ट्रीज में कोई चेंज नहीं होने वाला है, t2 यहाँ रहेगा। अब आपको मालूम है t3 कहाँ जाएगा, क्योंकि y के पास तो जगह ही नहीं है, y रूट बन गया है, x इसके लेफ्ट चाइल्ड बन गया है, z राइट चाइल्ड बन गया है, तो t3 का करेक्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू सर्च प्रॉपर्टी क्या है कि वो z के, अभी t3 भी तो z के ही लेफ्ट में है, y के राइट में, z के लेफ्ट में,
तो y के राइट में, z के लेफ्ट में, दैट मीन्स T3 यहाँ होना चाहिए। तो T3 यहाँ आ गया। अब प्रेजेंट हाइट की बात कर लेते हैं, क्या क्या हाइट्स हैं। आपको मालूम है T1 की हाइट कितनी है, h+1। T2 की हाइट कितनी है, h। अभी हमने सब ये हाइट्स के बारे में बात की थी। तो x की हाइट कितनी होगी, इनमें से हायर के में एक जोड़ देंगे तो h+2 आ जाएगी, x की हाइट h+2। T3 की हाइट कितनी थी, h+1। ओके, ये h+1, ठीक है, ये डायग्राम से मैंने लिया। और T4 की हाइट कितनी थी, h+1। T4 की हाइट h+1। तो इस केस में z की हाइट क्या होगी, दोनों में से किसी की भी का में +1 कर लीजिए, दैट मीन्स h+2। h+2 h+2 दोनों की इक्वल है, तो y की हाइट कितनी है, h+3। अब आप देख सकते हैं सारे नोड बैलेंस हो गए हैं। x के बारे में बात करें तो x के सब ट्रीज की हाइट का डिफरेंस कितना है, h+1 माइनस h1 का डिफरेंस, तो x बैलेंस है। व्हाट अबाउट z, z में h+1 डिफरेंस कितना है, 0, z भी बैलेंस है। व्हाट अबाउट y, y भी बैलेंस है, क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट का डिफरेंस 0 है। सो अब आपका ट्री जो है ना सिंगल रोटेशन में ही बैलेंस हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल रोटेशन। सो ये फॉर्मूले की तरह से हो गया, ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि ये सिमेट एक केस कैसा है, जेड बाई एक्स, ये कंटिन्यूस ऐसे आ रहे हैं सीक्वेंस में इस रो में, एक जेड के लेफ्ट में वाई, वाई के लेफ्ट में एक्स, इस तरीके से। तो इसके केस में रोटेशन वाई जेड होना है, मतलब वाई ऊपर जाएगा, जेड नीचे जाएगा। T3 का जो सब वाई का जो सब ट्री था वो जेड के लेफ्ट में चला जाएगा, है ना, और एक्स के सब ट्री एज इट इज रहेंगे, और वाई का लेफ्ट सब ट्री एक्स बन जाएगा, राइट सब ट्री जेड बन जाएगा। सो इससे आपकी ट्री की हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाती है, और अब आपका ट्री ABL बन गया। तो अब हो सकता है जेड जो है ना जैसे ही बैलेंस होता है, तो हो सकता है जेड के बैलेंस होने से ऑटोमेटिकली जो एंसेस्टर्स हैं वो बैलेंस हो जाएं, एंड मे बी के बैलेंस ना भी हों, ठीक है। तो आपको बैलेंस करते करते जेड के ऊपर देखना पड़ेगा कि उसका जो जेड का पेरेंट है वो भी बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो रुक जाना है आपको, क्योंकि अब फिर उसके पेरेंट को चेक करते जाना है। तो ऐसे आपको एंसेस्टर्स को अप टू रूट चेक करते करते जाना पड़ सकता है। अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस्ड है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो केस है, इसके ही सिमेट्रिक एक और केस है। जैसे मैंने यहाँ पर जो नोड लिए थे ना, जेड वाई एक्स ऐसे थे, एक इसका सिमेट्रिक केस आपको मिलेगा ऐसे वाला, जेड वाई एक्स, एकदम सिमेट्रिक केस है। तो इसमें जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, ये वाला, मतलब वाई ऊपर जाएगा, जेड इधर आ जाएगा। तो इसमें लार्जेस्ट की कौन है, एक्स, तो ये रोटेशन वाई एक्स कहलाएगा। इसको जो रिस्टोर करेंगे आप तो होगा रोटेशन वाई एक्स से, मिडिल की देन लार्जर की। तो ये सिमेट्रिक केस है इसके, तो आप इसको अपने आप कर लेंगे जो ये मैंने डिस्कशन किया था। तो लेट मी गिव यू एज एन एक्सरसाइज कि सबकी इंडिविजुअल हाइट्स क्या होंगी वो आपको बताना है। एक्स के 2 सब ट्री होंगे, लेट्स कॉल इट T1, सॉरी इसको, अच्छा चलिए ठीक है, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4 सब ट्री। इनकी हाइट्स आपको मान वही एजम्पशन है कि x की हाइट बड़ी है, y की बड़ी है, z की बड़ी है, ओके। और कहीं भी एज्यूम कर लीजिए कि आपका इंसर्शन या तो यहाँ हुआ है या यहाँ हुआ है, जहाँ भी मान लीजिए। लेट्स से अगर इंसर्शन हम यहाँ मान लेते हैं, एक नोड है W जो ना यहाँ ऐड हुआ, इसका मतलब इस सब ट्री की हाइट बढ़ी, उसकी वजह से x की हाइट बढ़ी है, और x की हाइट की वजह से y की हाइट बढ़ी है, और y की हाइट बढ़ने से z की हाइट बढ़ी है। लेकिन y और x की हाइट बढ़ने से ये दोनों अनबैलेंस नहीं हुए हैं, z अनबैलेंस हुआ है, z इज़ द फर्स्ट नोड जो अनबैलेंस हुआ है। तो अब आपको इनकी हाइट्स निकालनी है, जो अभी हमने आर्गूमेंट्स करके मैंने हाइट्स निकाली थी, ऐसे ही आपकी इनकी हाइट्स निकालनी है और रोटेट करना है। और इसमें जो रोटेशन होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट रोटेशन हो रहा है, ठीक है।
ये जो दोनों केस हैं ये सिंगल रोटेशन के केस हैं। नाउ हम एक डिस्कस करेंगे, वो केस है डबल रोटेशन का। तो डबल रोटेशन में भी जो केसेस होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, बट डबल रोटेशन में हम एक ही केस डिस्कस करेंगे, दूसरा केस एक्चुअली सिमेट्रिक होगा उसके। और डबल रोटेशन में 2 रोटेशन आपको करना पड़ते हैं, तब ट्री जो है रिस्टोर होता है, नोड रिस्टोर होगा। सो अज्यूम कर लेते हैं कि अगेन वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं जेड इज द फर्स्ट नोड जो अनबैलेंस हुआ है, ठीक है। और जेड का जो चाइल्ड है वो वाई है, लेकिन वाई क्या है, हैवियर चाइल्ड है। और वाई का एक चाइल्ड है हैवियर चाइल्ड एक्स। जरूरी नहीं है एक्स यहाँ हो, यहाँ हो सकता है, तो उसके बेस पर ही मैं केस बना रहा हूँ, ठीक है। जेड जो कि सबसे पहले अनबैलेंस हुआ है, देन वाई जो कि अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है, हाइट बढ़ी है लेकिन ये स्टिल बैलेंस है। एक्स इसकी हाइट बढ़ी है, ये भी बैलेंस है। ओबियसली एक्स की हाइट बढ़ी है तो इंसर्शन कहाँ हुआ होगा, एक्स के 2 सब ट्रीज में से किसी एक में। तो एक्स के 2 सब ट्रीज होंगे, जेड का एक सब ट्री होगा राइट में, एंड वाई का एक सब ट्री होगा लेफ्ट में। एंड लेट्स नेम देम T1, ये हो गया T2, ये T3, ये T4, ठीक है। अजम्पशंस क्या क्या है आपके, कि जेड इज द फर्स्ट नोड जो अनबैलेंस हुआ है, ठीक है। याद रखना है वाई और एक्स अनबैलेंस नहीं है, दे आर बैलेंस्ड, लेकिन दोनों की हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, ओके। और हम मान के चल रहे हैं कि जेड का हैवियर चाइल्ड वाई है और वाई का हैवियर चाइल्ड एक्स है। हैवियर चाइल्ड का मतलब हो गया जिसका सब ट्री ज़्यादा हैवी है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा है। तो ओबियसली वाई में एक्स की हाइट, ये जो सब ट्री है इसका भी कोई रूट होगा, तो एक्स की हाइट इसके T1 के रूट से ज़्यादा है। नाउ लेट्स अज्यूम कि इनमें से T2 जो है सब ट्री, इसमें एक नोड W ऐड हुआ था, इंसर्शन हुआ था, इसकी वजह से T2 की हाइट बढ़ी। और मान लेते हैं T2 की पुरानी हाइट जो है H थी, अज्यूम कर लेते हैं, जो कि बढ़ करके क्या हो गई इंसर्शन के वजह से H+1, ठीक है। नाउ हम मान के चल रहे हैं कि T2 की हाइट बढ़ने की वजह, T2 में जब इंसर्शन हुआ है और तो उसकी वजह से X की हाइट बढ़ी है, तो जब X की हाइट बढ़ी है तो ओबियसली ये T2 हैवियर होगा T3 से। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि T3 की क्या क्या हाइट्स पॉसिबल हैं। सो T3 की, अगर T2 की हाइट H है, तो अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो हाइट क्या हो सकती है, H-1, H पॉसिबल है या H+1 पॉसिबल है। अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से क्या पॉसिबल होगी। करेक्ट, एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही हाइट हो सकती है। तो अगर T3 की हाइट, T2 की हाइट H थी और ये हाइट H-1 है अगर मान लीजिए, तो एडिशन होने के बाद, एक नोड इंसर्ट होने के बाद H+1 हाइट हो गई इसकी T2 की और इसकी हाइट हो गई H-1। तो आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। सो इसका मतलब हो गया कि X अनबैलेंस है, जो कि ट्रू नहीं है। दैट मीन्स H-1 इज नॉट पॉसिबल, ओके। व्हाट अबाउट H+1, अगर इसकी हाइट H है, अब बढ़ करके H+1 हो गई, और इसकी हाइट T3 की ऑलरेडी H+1 थी, तो ओबियसली ये इसकी हाइट H है, इसकी हाइट H+1 है, तो T3 पर ही X की हाइट डिपेंड करेगी। तो इसकी हाइट बढ़ने से X की हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि X की हाइट तो इस पर डिपेंड कर रही है। सो दैट मीन्स H+1 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो जो करेक्ट हाइट है इस नोड की वो क्या है, सॉरी इस सब ट्री की हाइट H। सो ओबियसली अब इसकी हाइट H थी, तो इसकी हाइट X की पुरानी H+1 रही होगी, जो कि इंक्रीज होकर के हो गई है H+2, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट, हमने माना था कि इस केस में जो y का जो 2 सब ट्री है ना, उसमें से X हैवियर सब ट्री है,
तो ऑब्वियसली एक्स जो सब ट्री है उसकी हाइट ज़्यादा है, हैवियर की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी हाइट अगर h+1 है तो यहाँ हाइट कितनी होगी, h। दैट मीन्स T1 की हाइट कितनी है, h। हमने माना था ना कि हैवियर है, y का जो x जो है हैवियर चाइल्ड है। तो हैवियर चाइल्ड होने का मतलब x की हाइट y इस सब ट्री की हाइट से ज़्यादा थी। तो अगर h+1 है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होने के वजह मतलब ये हाइट h होगी। अब आते हैं हम y के पास। ओके, सो y के पास क्या होगा, तो x हैवियर था अगर, तो y की हाइट x पर डिपेंड कर रही थी। तो x की हाइट पहले h+1 थी, तो y की हाइट रही होगी h+2। और चूंकि y की हाइट x पर डिपेंड करती है और x की हाइट बढ़ गई है तो y की भी हाइट बढ़ेगी, और अब हो गई y की हाइट h+3। ठीक है, h+2 से h+3 हो गई। तो व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ T4? नाउ T4 की हाइट्स क्या क्या पॉसिबल हैं। जब h+2 इसकी हाइट है तो T4 की हाइट एक तो पॉसिबल है कि h+1 हो, या h+2 हो, या फिर h+3 हो। सॉरी, नाउ हम एक एक करके आर्ग्यू कर लेते हैं कि कौन सी हाइट पॉसिबल है। h+1 पॉसिबल है क्या? अगर T4 की हाइट h+1 है और T2 की हाइट y की हाइट h+2 है, तो z की करंट हाइट क्या होगी? पुरानी हाइट h+3 रही होगी, जो कि अब h+4 हो गई है। तो h+2 h+1 बता रहे हैं बैलेंस, लेकिन h+3 और h+1 अब अनबैलेंस हो गए दोनों। तो दैट मीन्स ये हाइट करेक्ट है, ये पॉसिबल है। व्हाट अबाउट h+2? h+2 हाइट पॉसिबल है क्या? अगर इसकी हाइट h+2, इसकी भी हाइट h+2, तो ये हमारी उसी अजम्पशन के अगेंस्ट है कि y जो है z का हैवियर चाइल्ड है, तो h+2 को रिजेक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट h+3? अगर आप कह रहे हैं कि T4 की हाइट h+3 है और y की हाइट अब बढ़कर के h+3 हुई है, इसकी मतलब z की हाइट h+4 रही होगी, और h+4 रही है तो ये h+3 है, और h+3 है मतलब z तो ऑलरेडी अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है, जो कि हमारी अजम्पशन के अगेंस्ट है। दैट मीन्स h+3 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इसकी हाइट कितनी होगी? पिछली हाइट h+3 रही होगी और अब h+4 हो गई है, और जो कि h+1 है यहाँ हाइट, और ये h+3 है, तो दो का डिफरेंस हो गया, इसलिए z जो है अनबैलेंस हो गया है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले रोटेशन परफॉर्म करेंगे। मिडिल की के अराउंड रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो कैन यू टेल मी, इनमें से तीनों में से मिडिल की कौन है? मिडिल की कौन है? एक्स। मिडिल की क्या है? एक्स है। तो सबसे पहले हमें मिडिल की को रोटेशन प्रमोट करना होता है, तो अभी हम ट्री में लोकली रोटेशन करेंगे पहले, इस तरीके से। रोटेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स यहाँ चला जाए और ये हो जाए। रोटेशन स्मूथ करना है हमें, तो ये जो सब ट्री है इसमें पहले ये रोटेशन होगा। दैट मीन्स एक्स विल गो अप, वाई विल गो डाउन। सो हमें जो सब ट्री मिलेगा, लेट मी ड्रॉ इट, एक्स वाई की जगह पे चला जाएगा। दैट मीन्स एक्स, और वाई पे चले जाने का मतलब क्या हो गया कि वाई जो है एक्चुअली एक्स का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। वाई यहाँ आ गया, ठीक है, एक्स यहाँ रह गया, तो एक्स का ये जो सब ट्री है, एक्स के दो सब ट्री थे, तो एक सब ट्री, तो राइट सब ट्री अपनी जगह पे ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है T3 में। लेफ्ट सब ट्री को आपको वाई के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वाई का ये जो सब ट्री है लेफ्ट वाला, लेफ्ट में ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्मॉलर है तो लेफ्ट में रहना चाहिए। तो T1 वाई के लेफ्ट में रहेगा। लेकिन जो ये जो सब ट्री है, ये सब ट्री क्या है, इसमें जो भी वैल्यू है वो वाई से लार्जर है, तो वाई के लेफ्ट में राइट में होना चाहिए। तो ये सब ट्री को हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये निकल के यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया वाई के राइट में, T2 में। ओके, एंड एक्स के बाद जेड ओबियसली यहाँ रहेगा, और जेड का राइट सब ट्री है T4। अब हम एक बार इनकी हाइट्स की बात कर लेते हैं।
T1 की हाइट कितनी थी, h, इस डायग्राम से। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ T2, अभी वाली करंट हाइट h+1, ठीक है ना, ये वाली हाइट लेंगे क्योंकि बड़ी है ना T2 की हाइट। देन ओबियसली y की हाइट क्या रही, क्या हो जाएगी, हैवियर से एक ज़्यादा, दैट मीन्स h+2। y की हाइट h+2, तो x की हाइट कितनी रहेगी, एक ज़्यादा, क्योंकि हम मान रहे हैं y हैवियर चाइल्ड है, तो h+3। और T3 की हाइट क्या थी, वेयर इज T3, ये तो हाइट h। T4 की हाइट h+1 और x की हाइट h+3 है, तो z की हाइट h+4। अब आप देख सकते हैं z का एक सब ट्री तो ये है जिसकी हाइट कितनी है h+3, और एक सब ट्री h+1, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स z अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां हमने जो रोटेशन किया था वो कौन सा था, रोटेशन मिडिल की पहले लिखते हैं x, और फिर ओबियसली वाई लार्ज है स्मॉल है तो वाई यहाँ आएगा। मिडिल की के राउंड रोटेशन होता है तो मिडिल की को मेंशन करते हैं पहले। सो मतलब एक रोटेशन करने के बाद भी अभी भी ट्री हमारा बैलेंस नहीं हुआ, तो हमें फिर से फर्दर बैलेंस करना पड़ेगा। सो आप देख चुके हैं ये वाला केस, एक केस जो मैं डिस्कस कर चुका था आपसे, उसका सिमेट्रिक है, अपोजिट हमने डिस्कस किया था तो क्या था, अच्छा यही तो डिस्कस किया था ना। तो अभी जो केस हमने डिस्कस किया था ये वही केस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मिडिल की जो है इसको प्रमोट करना पड़ेगा और जेड को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो रोटेशन कौन सा होगा, एक्स जेड, और ऐसे रोटेशन होगा, ऐसे वाला। ठीक है, नाउ अब हम इसे अगर रोटेट करते हैं तो एक्स रूट बन जाएगा, तो लेट मी मार्क एक्स एज द रूट, और जेड उसके राइट में चला जाएगा क्योंकि जेड की जो वैल्यू है वो लार्जर है, और वाई लेफ्ट में ही रहेगा एक्स के क्योंकि लेफ्ट में था वो, वाई की पोजीशन नहीं बदलनी है, एक्स वाई जेड। नाउ इनके सब ट्री जो जिसके जहाँ फिट होने हैं वहाँ फिट कर देने हैं। तो एक्स का जो पहले एक्स की नहीं वाई की बात कर लेते हैं। वाई के जो सब ट्रीज थे वो कौन कौन से थे, T1 और T2। हाइट इसकी h थी, इसकी h+1 थी। ओके, और z जो है z का जो सब ट्री था वो एज इट इज रहेगा, T4 राइट में जो था, T4 की पोजीशन नहीं बदलनी है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करनी है, सर्च प्रॉपर्टी T4, और T4 की हाइट क्या थी, h+1। एंड x का जो राइट में जो वैल्यू थी उसके लिए जगह नहीं बची है, तो ओबियसली वो कहाँ जाएगी, क्योंकि x के राइट में जो सब ट्री है उसमें सारी कीज x से लार्जर होंगी और z से स्मॉल होंगे क्योंकि x z के लेफ्ट में था। तो दैट मीन्स ये सारी कीजें z के लेफ्ट में चली जाएंगी, x के राइट में और z के लेफ्ट में। दैट मीन्स ये जो सब ट्री है T3 यहाँ आ गया, और T3 की हाइट कितनी थी, h। तो अब अगर हम इनकी हाइट डिसाइड करें तो y की हाइट कितनी है, h+2, हैवियर से एक ज़्यादा, z की हाइट h+2। ना दोनों की हाइट h+2, तो किसी की भी हाइट में ऐड करके आप x की हाइट निकाल सकते हैं, h+3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की ये जो सब ट्रीज है इनकी हाइट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। दैट मीन्स अब x भी बैलेंस हो गया, y बैलेंस है ही, और z भी बैलेंस है। सो आपका जो ट्री है इट हैव बिकम बैलेंस्ड नाउ, और आपने ABL की जो प्रॉपर्टी थी ट्री की उसे रिस्टोर कर दिया है। ओके, चलिए आज यहीं क्लोज करते हैं। तो कल डाकी क्लास लूँगा मैं। आप
आप 10 बजे अवेलेबल हैं?